स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। लेट्स स्टार्ट। ओके, कल हम बात कर रहे थे बीमारियों की। बीमारी रेयर डिजीज हमने कर लिया था, ये लेशमानियासिस इस पर हम थे, ठीक है। लिम्फेटिक फिलेरियासिस, तो लिम्फेटिक फिलेरियासिस किसके द्वारा होता है? ये बीमारी कहाँ पर होता है, कौन बताएगा? विनय, लिम्फेटिक फिलेरियासिस के मरीज कहाँ पर देखने को मिलेंगे? हेलो, यस सर। वो अभी मैंने ईयरफोन्स लगाए हैं सर, सुनाई नहीं दिया था, एक बार फिर से बोल देंगे? लिम्फेटिक फिलेरियासिस कहाँ पर देखने को मिलेगा, किस जगह पर, किस क्षेत्र में? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं इसे अभी। इंडिया में मैं बात स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा हूँ, किस क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है? इंडिया में जैसे बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों में ये बीमारी हमें ज्यादा मिलती है। नॉर्थ के स्टेट्स में ये बीमारी नहीं होती है। और ये एक पैरासाइट है, लेशमानिया, लेशमानिया, उसके द्वारा किया होता है। बुकेरिया विनकॉफ्टी और एक लेशमानिया, ये दो होते हैं, इनके द्वारा होता है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो भारत के अंदर में एक ये बीमारी है जिसका नाम है लिम्फेटिक फिलेरियासिस, ठीक है। दो तरीके से ये देखी जाती है, हाथी पांव और काला आजार के फॉर्म में। मैंने पीछे कुछ ऐसे फोटो देखे थे, लोगों के पैर बहुत मोटे मोटे सूज जाते हैं, यूनिलैटरली भी सूजते हैं, एक तरफ का पैर बिल्कुल ठीक रहेगा या दोनों में हो जाएगा, पैरों में ये ज्यादा रहता है। तो हाथी पांव, और दूसरी तरफ ये करता है काला आजार, काला ज्वर, खतरनाक तरीके का एक फीवर होता है जो लगातार होता रहता है, बाद इससे डेथ भी होती है। तो ये दोनों तरीके से प्रेजेंट करता है। तो इसको भारत में खत्म करने के लिए, कि इस बीमारी को पूरी तरीके से 2021 तक एलिमिनेट करना है, तो उसका प्रस्ताव बनाया था, और पता नहीं इसका क्या हुआ। मुझे नहीं लगता अभी पूरा अचीव हुआ होगा, परंतु इसके लिए, इसको कम करने के लिए एक एफर्ट किया गया। इसके बाद एक ये इसी की इससे रिलेटेड है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होगा? हमारी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों के ऊपर, कुछ के ऊपर ज्यादा ध्यान है, परंतु कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके ऊपर कम ध्यान देते हैं। जैसे WHO है, हमने कल टीबी प्रोग्राम की बात की थी, अन्य ट्रॉपिकल डिजीज मलेरिया है, इनके ऊपर रिलेटिवली ध्यान ज्यादा है क्योंकि इनसे बहुत लोग मारे जाते हैं। परंतु ऐसी कुछ लोकलाइज्ड डिजीज भी हैं जो कम्युनिकेबल हैं और नेग्लेक्टेड भी हैं। नेग्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कल हमने बात की थी ऑर्फन डिजीज। व्हाट इज ऑर्फन डिजीज? रेयर डिजीज ना, ऐसी डिजीज जिसको इंडस्ट्री या कभी कभी गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान नहीं देती, नेग्लेक्ट करती है, तो उसमें कोई रिसर्च नहीं होता, तो ये ऑर्फन डिजीज कहलाती है। तो ऐसी बीमारियां ड्रग कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी वो करती हैं,
उसे नेग्लेक्ट करते में दवाई का, इलाज का, पैसे कमाने का बहुत पोटेंशियल नहीं होता है। और इस तरीके की करीब बीमारियां 1 बिलियन लोगों से ज्यादा को परेशान करती है और बहुत सारा जो है जीडीपी का लॉस इसके द्वारा होता है। तो ऐसी बीमारी हमारी काला आजार और हाथी पांव है और इसको एलिफेंटिसिस कहा जाता है। अलग अलग तरीके, 3 तरीके के ये पैरासाइट से होता है, जो कि फिलेरिया नाम का एक पैरासाइट होता है। उस 3 प्रकार के पैरासाइट से ये होता है। वोकेरिया बेनकॉफ्टी मैंने आपको नाम बताया था, लिशमेनियासिस, ये इसके द्वारा होता है और ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। ये पैरासाइट बचपन में एक्वायर होता है और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ये प्रभावित करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फ नोड्स का सिस्टम है ना, जो लिम्फ होता है, सेल्स के जिसको जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में एक और फ्लूइड होता है, ब्लड और जिन फ्लूइड्स को जानते हैं उनके अलावा एक और फ्लूइड है लिम्फ। बहुत कम होता है और इसका बहुत ही डेलिकेट और इंट्रिकेट सिस्टम है। बहुत बार डॉक्टर्स भी इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारी इम्यूनिटी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं, हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनॉइड होते हैं, थाइमस होता है, ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं। इनको मिला के और एक पूरा सिस्टम है, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा पतला, तो ये बहुत लंबा पतला फ्लूइड जो है बॉडी के ऑर्गन, बॉडी के अंदर में ट्रेवल करता है और लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। तो इस सिस्टम को ये प्रभावित करता है हमारा ये जो लिम्फेटिक फिलेरिया है। जो फिलेरिया है वो इस पर्टिकुलर सिस्टम को प्रभावित करता है और ऐसे क्षेत्रों में रह रहे लोग खास तौर पर प्रभावित होते हैं। भारत के अंदर में करीब 65 करोड़ लोग इस लिम्फेटिक फिलेरियासिस से प्रभावित तो नहीं है, परंतु उसके रिस्क जोन में रहते हैं। करीब 65 करोड़ लोग, आधे से थोड़ा कम देश इस बीमारी के से प्रभावित राज्यों में रहता है, जो कि करीब 21 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं। इन 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में ये बीमारी हो सकती है। करीब 160 डिस्ट्रिक्ट में ये एक्टिव तौर पर परसिस्ट करती है। इसको ठीक करने के लिए 2 एंटी फिलेरिया ड्रग यूज किए जाते हैं, जिनका नाम है DEC और एल्बेंडाजोल। इसको खत्म करने के, इसको ट्रीट करने के लिए, और साथ साथ इसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी को आगे और 2018 में इस कार्यक्रम को बढ़ाकर एक्सीलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियासिस बनाया गया 2018 में। और इस कार्यक्रम में एक्सीलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियासिस में एक और दवाई को जोड़ा गया, वो है आइवरमेक्टिन, जो पीछे काफी न्यूज में भी रही थी, आइवरमेक्टिन। तो ये आइवरमेक्टिन दवाई नहीं, आइवरमेक्टिन भी रही जब उसका ट्रीटमेंट, कोरोना के ट्रीटमेंट की बात आती है तो आइवरमेक्टिन दवाई उसमें भी इस्तेमाल की गई। तो ये भारत का प्रोग्राम है फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियासिस, कि हमें लिम्फेटिक फिलेरियासिस को खत्म करना है। WHO ने भी इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ संबंधित अपना एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियासिस। सन 2000 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। उद्देश्य है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो इस
से फिलेरियासिस से प्रभावित है वहां इस बीमारी को खत्म किया जाए। तो उसके बाद हम लिम्फेटिक फिलेरियासिस के बाद जो और चीजें देख सकते हैं, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो टाइफाइड फीवर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन के कारण जो है न्यूज में आया। ये इसलिए भी आया कि जो पाकिस्तान है उसने इस टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया, जिससे कि जो ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है उसको कम किया जा सके। तो टाइबार टीसीबी ये जो वैक्सीन है, टाइबार टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, टाइप बार टीसीबी, इसको अपनाया था। एक ये इनिशिएटिव है, जस्ट फॉर रेफरेंस नीचे है। सर कंजुगेटेड वैक्सीन क्या होता है? टाइफाइड फीवर में, पहले टाइफाइड फीवर के बारे में बता देता हूँ। टाइफाइड फीवर हम लोग जानते हैं, टाइफाइड फीवर होता है हमें से कुछ लोगों को जरूर ये हुआ होगा कभी ना कभी। एक ऐसा गंभीर तरीके का बुखार होता है जिसमें धीरे 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 बुखार बढ़ता जाता है, बहुत तेज बुखार हो जाता है, और ये काफी तरह से किसी भी व्यक्ति को परेशान कर सकता है, बीमारी कर सकता है, और कभी कभी इसके कारण अगर इलाज ठीक से ना हो पाए तो मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर को करने का जो कारण है वो है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। और एक और होता है साल्मोनेला पैराटाइफी। ये दो बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण हमें ये टाइफाइड फीवर होता है। और टाइफाइड फीवर भी हमारे देश में ट्रॉपिकल रीजन में एक बड़ा चैलेंज है। जो टाइफाइड है, टाइफाइड फीवर फीको ओरल रूट से फैलता है, यानी कि एक तरह से हम इसे सरल भाषा में कहें तो ये जल जनित रोग है, पानी या फूड से होने वाली बीमारी है। कैसे फैलता है ये? तो पानी खाने से, सर ये दूषित खाना, दूषित पानी, इसे खाने से ये जो है साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया फैलता है। इसका इलाज ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, इसमें एंटीबायोटिक के इलाज से, जो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ होती हैं, एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ होती हैं, उनको खाने से इसका इलाज हो सकता है। कुछ विशेष दवाइयाँ खाने से, हर दवाई इसका असर नहीं करेगी, कुछ विशेष, तो सही समय पे इसका सही डायग्नोसिस होना और सही पूरा इसका इलाज होना आवश्यक होता है। और इसमें तेज बुखार होने के कारण आसानी से ठीक हो जाता है सर? ठीक है, क्या आसानी से? सर ये ठीक हो जाता है सर? एक आसानी बार से हमको ठीक नहीं होता है, लंबा होता है, दो हफ्ते तक इसमें दवाई खानी होती है। उसमें हाँ, 10-15 इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। इसमें इंजेक्टेबल सर ये मंथली भी कई मंथ तक भी रहता है ना? कई मंथ तक में रहता है। अभी वो सर उसी सर मेरे हमको भाई हुआ को हुआ है ना, तो बहुत कई मंथ हो गए हैं और दवा भी हो रहा है तो सही नहीं हो रहा है भी उसका। उसी हिस्से सर पर उसी हिस्से पर हमको हुआ अच्छा, था तो हम ठीक हो गए थे। नहीं नहीं, वो होता है, और इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक, उसी हिस्से पे मैं आ रहा हूँ कि मतलब ये गंभीर बीमारी है से लंबा, कम से कम 2 हफ्ते तक इसको नॉर्मली इसका वो चलता है, कभी कभी टाइम से डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, तब भी ये प्रॉब्लम करता है टाइफाइड फीवर। और इसमें आज के समय में जो एक बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है, जो ऊपर हमारे चर्चा में था, कि इस अब धीरे धीरे ड्रग रेजिस्टेंस, दवाइयों से, दवाइयाँ इस पर, एंटीबायोटिक दवाइयाँ बेअसर होती जा रही हैं, और जब दवाई इस पर बेअसर होती जा रही हैं तो ये लंबा चल रहा है,
ठीक होने में समय लग रहा है। तो इस प्रकार के गंभीर परिणाम भी इसके द्वारा निकल रहे हैं। तो इसीलिए ड्रग रेजिस्टेंस इम्पॉर्टेंट है। हम लोग को इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज करना चाहिए कि ड्रग रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया ही जाना चाहिए, अन्यथा जिस तरीके के बैक्टीरिया बच जाएंगे वो हमारे लिए घातक हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। तो पानी, खाना, इनके द्वारा ये फैलने वाली बीमारी। अब इसको अब हिस्सा ये आता है कि अब इसका करा क्या जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ की जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो मतलब जहाँ का हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, ड्रग रेजिस्टेंस फैल रहा है, तो ऐसे में उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन ही एक उपाय के तौर पर बच जाता है कि हम आबादी को प्रिवेंट करें टीका लगाकर। और टाइफाइड के लिए एक टीका होता है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है टाइफाइड से हमें बचा सकती है, और इसीलिए वहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है पाकिस्तान में। भारत में भी ये वैक्सीन उपलब्ध है, परंतु ये हमारे नेशनल वैक्सीनेशन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। कॉन्जुगेट वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के एंटीजन मौजूद रहते हैं। तो जो कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है वो वीक एंटीजन को स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ जोड़ती है। तो इससे फायदा हमें ये होता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ये इसका लाभ होता है। और कुछ बीमारियों के लिए इस प्रकार के कॉन्जुगेट वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें वीक एंटीजन होता है, इसको एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन एज अ कैरियर के साथ जोड़ा जाता है। तो इसलिए जुड़ा हुआ रहता है, कॉन्जुगेटेड, मतलब दो अलग अलग चीज़ों को हमने कॉन्जुगेट किया, इसलिए ये कॉन्जुगेट वैक्सीन कहलाता है। और जो टाइफाइड का वैक्सीन है वो ऐसा ही एक वैक्सीन है। टाइफाइड मतलब खासतौर में जैसे ये जो वाटर बॉर्न डिजीज है, अगर ये होते हैं तो ये हमारे किस चीज पर ये रिफ्लेक्ट करते हैं? एब्डोमेन पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं सर। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं साल्मोनेला या ऐसे जो फीको ओरल रूट से, यही वो साल्मोनेला टाइफी है जिसका मैंने एक बार जिक्र किया था, जिसने सबसे पहली बार पब्लिक हेल्थ या प्रिवेंटिव हेल्थ के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइफाइड ने हमें सबसे पहले ये बताया था कि पब्लिक हेल्थ कैसे हो सकती है, कैसे हम एक बिना दवाई के बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बिना दवाई के ठीक, या वैक्सीन के, बिना किसी मेडिकल चीज के? ये साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड फीवर। हाँ तो सर स्वच्छ पानी और खाने का जो फूड है ना वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे सब्जी हम क्या है सडनली पहले क्या करते थे, कम वाश करते थे, अच्छे से वाश नहीं करते थे, वो बैक्टीरिया फिर उसी में प्रेजेंट हो जाता था। ठीक, तो इसकी कहानी ये है, जो पब्लिक हेल्थ की जब शुरुआत हुई, इस कंसेप्ट को, मुझे नाम एक्चुअली इनका भूल रहा है जिनके नाम से ये चीज ये हुआ था, बट मुझे स्टोरी काफी क्लियरली याद है। तो कैसे इन्होंने इसका वो हुआ, आविष्कार हुआ? तो एक मेडिकल ऑफिसर थे लंदन में, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये ये लंदन शहर था। लंदन शहर उस समय जैसा आज डेवलप्ड है वैसा नहीं था, और लंदन शहर में टाइफाइड फीवर बहुत ज्यादा फैला हुआ था। और इसका अध्ययन एक मेडिकल ऑफिसर उन्होंने किया। और इस समय पे ध्यान रखिएगा, अभी बैक्टीरिया और वैक्सीन और ये सब का बहुत अभी शुरुआत नहीं हुई थी। वैक्सीन आ चुकी थी पर बहुत ज़्यादा चलन में नहीं थी। एंटीबायोटिक दवाइयों की खोज अभी तक हुई नहीं थी।
बैक्टीरिया की भी लगभग खोज ना के बराबर थी, लुई पास्चर अभी नहीं हुए थे, जिसमें 1850 के पहले की बात है। तो उन्होंने देखा कि लंदन शहर के एक खास क्षेत्र में बहुत जो है केसेस ज्यादा है, बाकी लंदन के और क्षेत्र में वो नहीं है। एक मोहल्ले में कह सकते हैं, एक विशेष क्षेत्र में जो टाइफाइड के केस, इसी बीमारी के केस काफी ज्यादा हो रहे थे, दूसरे क्षेत्रों में नहीं थे। तो उन्होंने इसका अध्ययन करना शुरू किया और आखिर में अध्ययन करके उनको ये समझ आया कि ये जो बीमारी है ये इस नल के, एक नल का था, हैंडपंप होता था ना, हैंडपंप जैसे हम घरों में यूज करते हैं, तो हैंडपंप के से ये बीमारी फैल रही है। और उन्होंने इस हैंडपंप को उखड़वा दिया, इसको बंद करा दिया, और इस हैंडपंप को बंद कराने से यहाँ पर ये सभी जो है केसेस ठीक हो गए, वहां पर केस होने बंद हो गए। तो यहाँ से ये पता चला कि कैसे पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पब्लिक हेल्थ की का ध्यान रख सकती है। और इसीलिए यहाँ पर साफ पानी, स्वच्छ पेयजल, हमारे बहुत सारे मिशन है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को लेके बहुत सारे मिशन है। वो जो बेसिक आइडिया है वो यहीं से आया कि अगर हम, इसमें कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, किसी तरीके की कोई वैक्सीन नहीं है, पैसे भी नहीं है, बस क्या चीज है कि हम अपने नागरिकों को साफ पानी उपलब्ध करा दें। हम अगर पानी साफ देंगे तो उनको ये बीमारी अपने आप नहीं होगी। तो हमें बीमारियों को ठीक करने के लिए पानी का, जो पानी की टंकी होती है, जो सेंट्रल वाटर सप्लाई है, उसका कितना महत्व हो सकता है, वो हमें इसी बीमारी के से पता चलता है। और यहीं से ये पब्लिक हेल्थ की जो अप्रोच है वो शुरू होती है। तो मतलब ये हमारा वैज्ञानिक तरीका हो सकता है। हर चीज के लिए जरूरी नहीं है कि हम इलाज के लिए ही जाएं। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और बहुत छोटे मामूली चीजों को करने से भी हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक गावी इनिशिएटिव के बारे में आपसे बात कर रहा था। तो ये गावी इनिशिएटिव है जो वैक्सीनेशन से संबंधित है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव कहलाता है, गावी, GAVI। ये पार्टनर जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को किस प्रकार से जोड़कर इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल को अचीव करने की कोशिश है, जिसमें बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है, WHO है, वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है। और ये कोशिश करते हैं कि जो गरीब देश हैं उनको सस्ती दर पर, कम कीमत पर वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये कुल मिला के गावी कार्यक्रम। अगला हम जिसकी बात करते हैं वो निमोनिया नाम की बीमारियां है। निमोनिया जो होता है लंग्स का इन्फेक्शन होता है, फेफड़ों के इन्फेक्शन को, लंग का इन्फेक्शन को निमोनिया बोला जाता है। और ये दोनों वायरस, बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया इसको कर सकते हैं। और इसके लिए सोशल अवेयरनेस, सांस नाम का एक कार्यक्रम, पब्लिक एंड हेल्थ वेलफेयर में सांस, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। अगर ये निमोनिया को ठीक किया जाए तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी को, जो बच्चों में मृत्यु दर है, उसको कम किया जा सकता है, बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। अभी भी जो कोरोना है वो मूलतः एक प्रकार का निमोनिया कॉज करता है और उससे व्यक्ति को परेशानी होती है। विशेष रूप से छोटे बच्चों को ये निमोनिया के कई प्रकार के निमोनिया प्रभावित करते हैं। मलेरिया किससे होता है? कौन सा पैरासाइट है? मस्कीटो। मॉस्किटो इज एनोफेलिस, फीमेल एनोफेलिस। फीमेल एनोफिलिस इज अ मॉस्किटो, इट इज अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है?
एजेंट एजेंट मतलब कि ले जाने वाला, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। मतलब बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं कि जो बीमारी है, बीमारी होती किसी दूसरी चीज के कारण है, जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, जैसे गाड़ी वाला होता है ना, तो बनाने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, तो बीच में केवल वो एक एजेंट का काम करते। तो ये जो मच्छर होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट एजेंट का, ट्रक का काम करते हैं। उस पैरासाइट को, उस बैक्टीरिया को अपने ऊपर रखते हैं और उसको ले जाके किसी दूसरे को दे देते हैं। तो वो ये साधन है ऐसे इंसेक्ट जिनके द्वारा बीमारी होती है। ये इंसेक्ट खुद से बीमारी नहीं करते हैं। जो एनोफिलीज मच्छर है वो बीमारी नहीं करता, बल्कि वो जो एनोफिलीज मच्छर है वो भी खुद भी प्रभावित होता है उस पैरासाइट से। तो ये जो बीमारी है, ये पैरासाइट है, ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट है जिसके कारण हमें मलेरिया, फॉल्सीपेरम और भी तरीके के 4 तरीके के प्लाज्मोडियम होते हैं, पर हमारा काम अभी प्लाज्मोडियम को याद कर लेते। पहले तो नाम याद रहे, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। फिलेरियासिस किससे होता है? बुकेरिया बेनक्रॉफ्टी से, ठीक है। तो उसके होता है ये। इसी तरीके से प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो मलेरिया करता है। और ये इस पैरासाइट को, क्योंकि ये पैरासाइट अपने से बहुत छोटा पैरासाइट होता है, ये पैरासाइट खुद से नहीं जाएगा, ये पैरासाइट को फैलाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्योंकि ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अपने उसके लिए अंडे देने के लिए, अपने बच्चों को डेवलप करने के लिए उसे ब्लड की जरूरत पड़ती है। वो इंसान को काट के ब्लड वो करता है और इस ब्लड को वो सक करती है उसके अंदर और वापस रीगर्जिटेट कर देती है, तो जिसके कारण हमारे अंदर वो पैरासाइट एंटर कर सकता है। ठीक है। जो प्लाज्मोडियम के और वेरिएंट है उनमें फाल्सीपारम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे इसके 4-5 मेन वेरिएंट है। और प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इतने हमारे लिए काफी है। तो ये हमारे लिए प्लाज्मोडियम मलेरिया, मलेरिया, हाँ प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो ये अलग अलग तरीके के प्लाज्मोडियम है, ये गंभीर, कभी कुछ गंभीर प्रकार के वो करते हैं मलेरिया भी अलग अलग तरीके के। मैलिग्नेंट मलेरिया भी होता है, मैलिग्नेंट जो कि ठीक नहीं होता है, जो नॉर्मल दवाई है। मलेरिया के लिए क्या दवाई खाते हैं हम लोग? क्लोरोक्वीन, ठीक है। क्लोरोक्वीन इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो क्लोरोक्वीन है, परंतु धीरे धीरे इस क्लोरोक्वीन का भी डोसेज जो है डिफरेंट होता जा रहा है। तो ये जितने वेरिएंट्स हैं ये अलग अलग तरीके से इससे प्रभावित होते हैं। गुड न्यूज ये है कि कुछ देश जैसे अल्जीरिया और अर्जेंटीना को WHO ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया। मतलब उन्होंने मलेरिया पर अपनी विजय हासिल कर ली है। 3 साल तक वहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अब तक लगभग 38 देश ऐसे हैं जो मलेरिया फ्री घोषित किए जा चुके हैं। मालदीव, श्रीलंका भी ऐसे देश हैं जो मलेरिया फ्री घोषित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर मतलब हमारे को भी बहुत कुछ सीखने के लिए है कि यदि हेल्थ सिस्टम को अच्छा किया जाए तो निश्चित रूप से बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे आज हमारे देश में मलेरिया इतने सालों बाद भी, 70 साल बाद भी जीवित है। ठीक है, इतना पुराना हमने प्रोग्राम बनाया तो बहुत पहले, शायद ये अल्जीरिया, श्रीलंका, मालदीव से इन्होंने कभी नहीं बनाया होगा। यहाँ भी वही सब क्लाइमेटिक कंडीशन हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है, परंतु बेहतर इलाज, बेहतर हेल्थ सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे को बीमारियों को रोक कर देने में के लायक बना देती हैं। तो ये इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बीमारियों को
ठीक नहीं कर रहे। जैसे हम लोग खासतौर में ये देखते हैं, अरे ये तो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ सब कुछ अच्छा हो सकता है, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे यहाँ पे ऐसे ही चलेगा। ये चीज़ सही नहीं है। बहुत से ऐसे देश हैं, जो हम में से ही बहुत से ऐसे देश हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे हम कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई भारत की स्थिति कैसे बदलेगी, या भारत की स्थिति कभी नहीं बदल सकती। तो ऐसा नहीं है कि भारत की स्थिति कभी नहीं बदल सकती, केवल नहीं बदल रही, उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़े कम ज्यादा हम लोग ही उसके दोषी हैं कि भारत की कंडीशन को बदलना चाहिए। यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के सिस्टम्स ने भी ये कोशिश की कि किस तरह से हम बीमारियों को काबू पाए। श्रीलंका, जिसकी आमदनी शायद हमसे कम होगी, पर कैपिटा इनकम भारत के बराबर होगी या कम होगी, उसके बावजूद भी श्रीलंका में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। इवन हमारे देश के अंदर ही अलग अलग राज्यों में का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम पाएंगे कि अलग अलग राज्यों में भी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, हेल्थ, क्राइम, एजुकेशन, इनकी स्थिति अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ऐसा नहीं कि पूरे भारत में ही स्थिति बहुत गंभीर है, परंतु कुछ क्षेत्रों में ज्यादा गंभीर है और उन क्षेत्रों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्रशासन को, दोनों को ध्यान देना चाहिए कि हाँ, हम अपने यहाँ ये सुविधाएं कम करें। जैसे अगर हम उदाहरण दूं, भारत में अभी मेरी पत्नी को केरल जाने का मौका मिला। मैं तमिलनाडु गया हूँ, तमिलनाडु में ठीक समय रहा, करीब 1 महीने तक इलेक्शन ड्यूटी पर था। तो वहाँ पर और इस नॉर्दर्न इंडिया में जो क्राइम की सिचुएशन है वो काफी अंतर है, बहुत अंतर है। केरल में लोग ताले लगाने का ज्यादा वो नहीं है सिस्टम। यहाँ मेरी पत्नी ने जैसे बताया कि तो लोग ताले नहीं लगाते घर में, इस प्रकार का क्राइम का सिचुएशन की छोटी नहीं है। तो वो भी भारत का ही हिस्सा है, हमारे देश का। ऐसे ही तमिलनाडु में भी है। हम वहाँ पे वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बोल रहा था एसपी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल में 3 मर्डर हुए। उसको बहुत बड़ा नंबर लग रहा था कि नहीं, 3 मर्डर होना बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि अगर हमारे तरफ का एसपी होता तो डेली 3 मर्डर देखता, तब भी इसको कुछ नहीं लगता। वहाँ के एसपी को तीन बड़ा नंबर मिल रहा था। हमारे राज्य का क्राइम की सिचुएशन खराब है। तो मुझे लगा कि अगर वो इधर आएगा तब उसे रियल सेंस में ये बात समझ में आएगी कि क्राइम की सिचुएशन कैसी है। एजुकेशन भी इसी तरीके से है। अगर हम साउथ में जाएं, केरल में विशेष रूप से जाएं, तो आपको केरल में बहुत आम व्यक्ति भी, मतलब नाव वाला जो नाव चलाता है, पेटी काम करने वाले लोग भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पर। तो एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है। तो ये सब क्या कमी है? हाँ जी। जैसे इंडिया में इतना मतलब डिफरेंस मिल रहा देखने को, ऐसा क्या कारण है? साउथ में हम जाते हैं तो अभी आपने जैसे एग्जांपल दिया, वो हम नॉर्थ में फॉलो नहीं कर पाते उसको। उसका कारण हमारा वैल्यू सिस्टम है। हम जैसा विचार रखेंगे, हम वही चीज विचार को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जब तक अपने इस वैल्यू सिस्टम को, अपने मूलभूत, क्योंकि यहाँ समस्या, हम काफी बार समस्या सरकार तक छोड़ देते हैं, पर जब हम अपने वैल्यू सिस्टम को हिट करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो रियलाइज करना, ठीक है। हम ज्यादातर, खासतौर में अगर नॉर्थ में बात करें, तो हम बड़ा प्राइड फील करते हैं कि हम किसी को मार दिया, पीट लिया, ये गर्व की बात है। मेरे 1-2 साथी थे कॉलेज में, तो मतलब ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिनका कोई उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहीं कोई लड़ाई हो रही है, कोई लेना देना नहीं है, सड़क पे बस ऐसे ही पास कर रहे हैं, तब भी वो उस लड़ाई में कूद पड़ेंगे और 2-4 हाथ पैर मतलब चला के आएंगे, जस्ट आउट ऑफ फन। यहाँ एक अजीब सा वैल्यू सिस्टम है, जब हम क्राइम को फन से जोड़ लेते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ आनंद आता है क्राइम से, और कुछ नहीं है, एक दूसरे को मारने पीटने। क्योंकि उनके लिए बहुत लोग, आप देखना अपने आसपास, आपको ऐसे लोग दिखेंगे जिनको क्राइम में कोई बुरी चीज ही नहीं दिखती। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगी। या दूसरे को तंग करना, हैरेस करना, मतलब डिसरेस्पेक्ट करना, किसी को टीज करना,
जैसे महिलाओं को, जैसे हम यहाँ पे महिलाओं की स्थिति देखते हैं कि रात के 8 बजे 9 बजे के बाद भी महिलाओं को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में निकलना मुश्किल है। परंतु वहीं पर गुजरात भी है, मुंबई भी है और नीचे के उधर के स्टेट्स हैं, वहाँ पर महिलाएं लड़कियां रात के 12 बजे भी अकेली घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, और घूमती है। मैं कहा गोवा में एक बार किसी कारण था, मैंने वहां पर देखा रात के 3:30 बजे घुप अंधेरा में, हमारी फ्लाइट थी तो इसलिए हमें जल्दी जाना था, रात के 3:30-4 बजे लड़कियां अकेली 4-5 बजे, जैसे वो लड़कियां पता नहीं वो अपनी एक्सरसाइज कर रही होंगी या क्या जो भी उनका होता है ना, जैसे आप लोगों की एज में 20-21 साल में जो लोग आर्मी में या इस तरीके के कोर्स में तो रेस करते हैं रात, तो रात को रेस कर रही थी। रेस मतलब कि वो दौड़ लगाकर अपना जो जो भी एक्सरसाइज वाला काम है वो पूरा कर रही थी। हम लोग यहाँ नहीं सोच सकते हैं, तो ये भी भारत का ही हिस्सा है। तो ये सिर्फ वैल्यू सिस्टम है और कुछ नहीं है, जहाँ हमारी वैल्यूज थोड़ी सी ऐसी हो गई हैं, और इसको ठीक करने का कारण तरीका ये हो सकता है कि हम उनको कॉन्शियसली देखें कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं। जब तक हम अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे तब तक हम उसे सही भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित, मलेरिया से संबंधित E2020 इनिशिएटिव भी था। अब हम इंसानों की बीमारी से आगे बढ़ते हैं और उन बीमारियों की तरफ चलते हैं जो हमारे लाइव स्टॉक या जानवरों की या कैटल की बीमारियां हैं। या पक्षियों की बीमारियां हैं। तो ऐसी बीमारियों में फुट एंड माउथ डिजीज है, ब्रूसोलोसिस है, जिसके लिए कैबिनेट ने एक प्लान बनाया है कि हम अपने देश से इस फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसोलोसिस नाम की बीमारी को पूरी तरीके से इरेडिकेट करेंगे। इसके लिए करीब हमारे देश में 30 करोड़ जो कैटल है, ठीक है, और 20 करोड़ जो भेड़ बकरी हैं और 1 करोड़ के करीब जो पिग्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। फुट एंड माउथ एक वायरल डिजीज है और जो खुर वाले जीव होते हैं, जो कैटल है, शीप है, जो खुर वाले जीव हैं उनको ये प्रभावित करती है और ये इंसान को नहीं होती है, रेयरली ये इंसान को होती है, इंसान को इसका ट्रांसमिशन नहीं देखा जाता है। और आज के समय में ये दुनिया भर के जो लाइफ स्टॉक है, जो पशुधन है, उसमें बड़े स्तर पर व्याप्त बीमारी है। अगली बीमारी जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है ब्रूसोलोसिस। ब्रूसोलोसिस एक ये जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी कौन सी होती है? कौन सी बीमारी जूनोटिक? सर जो एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड होती है, जो एनिमल के थ्रू इंसान को हो सकती है, ठीक है, वो बीमारी को एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जिन बीमारियों का हो सकता है या इसका उल्टा हो सकता है, तो एंथ्रोपोजोनिक बीमारी। ये जूनोटिक डिजीज जो होती है, ये ब्रूसेलोसिस एक वायरस के, बैक्टीरिया के द्वारा होती है जिसका नाम होता है ब्रूसेला। ब्रूसेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ब्रूसेला नाम की उससे ये बीमारी होती है और ये हमारे कैटल, शीप, गोट, केमल, डॉग्स इनको प्रभावित कर सकती है। साथ साथ कभी कभी ये इंसानों को भी प्रभावित कर सकती है। ये आमतौर पर कच्चा दूध पीने से हो सकती है या एनिमल हैंडलर्स को ये बीमारी हो सकती है। कच्चा दूध तो जनरली ये सब पीते ही हैं। ये ह्यूमन के बारे में बोल रहा है कच्चा दूध से? हाँ, कच्चा दूध इंसानों के लिए, मतलब जो इंसानों को ट्रांसमिशन हो सकता है। हाँ, वो तो आपस में पीते हैं, पर इंसानों को होने के लिए ये कच्चे दूध से सकता है। और इस ब्रूसेला को इस तरीके के एजेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। जैसे लेटर
लेटर बॉम्ब क्या बोलते थे, एक तरीके से ना इसको एक कौन कौन से होते हैं, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, ब्रूसेला को। और अगर आपको पता हो कि एक लेटर भेज देते हैं लोगों को, अगर मुझे मान लो किसी को बीमारी करनी है, मैं चाहूँ कि किसी को बीमार करना है, तो इस ब्रूसेला का जो बैक्टीरिया होता है इसके स्पोर्स को लेते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है, और थोड़ा सा वो लेटर में डाल देते हैं, लेटर पर चिट्ठी पर लगा देते हैं और वाइट पेपर पर रख के उस चिट्ठी को बस पोस्ट कर दो। तो चिट्ठी जिसके हाथ में जो उसको पकड़ेगा वो बीमारी उसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसे लेटर के जरिए से भी भेजने की एक समय पर कोशिश की, क्योंकि इट कैन बी यूज्ड एज बायोलॉजिकल एजेंट जो इस तरीके की बीमारी को कर सकता है। मैं समझा पाया अपनी बात को? हम क्या करते हैं इसमें, जैसे लेटर में अब बहुत वो दिखेगा भी नहीं, हमने जैसे किसी को मान लो बीमार करना है, ठीक है, तो ये ब्रूसेला के स्पोर्स को लिया और एक चिट्ठी में रखा और उस चिट्ठी के अंदर डाल दिया उस लेटर में, और उसे बंद करके भेज दिया उस एड्रेस पर। तो जहां वो उसे जो आदमी उसे खोलेगा और चिट्ठी को निकालेगा तो वो बैक्टीरिया उसके हाथों में पहुंच जाएगा और उसके हाथों से उसके शरीर में पहुंच जाएगा और उसको बीमारी हो जाएगी। तो इस तरीके के माध्यम से इसको इस्तेमाल किया गया एज अ वॉरफेयर एजेंट, नुकसान पहुंचाने के लिए। कुछ लोगों को ऐसे चिट्ठियां मिली भी हैं जो खासतौर पर पॉलिटिकल लोग थे। एवियन बॉटुलिनिज्म, ठीक है, एवियन बॉटुलिनिज्म ये बर्ड्स की बीमारी है, बर्ड्स के लिए की डेथ के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से राजस्थान में। और इसको होने का कारण है क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। और क्लोस्ट्रीडियम ये हमें टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनस एक दूसरा बैक्टीरिया होता है, वो इंसानों को प्रभावित करता है। जो इंसान के अंदर टेटनस नाम की बीमारी होती है वो उसके जरिए से होती है। तो ये बर्ड्स में बीमार करने के लिए जिम्मेदार है क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनिज्म। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये चर्चा तो हम कई बार कर चुके हैं कि हमें जो एंटी बैक्टीरियल दवाइयां हैं उनका रेजिस्टेंस एक इवॉल्विंग, एक खतरनाक प्रॉब्लम है। और जैसा भी आप लोगों ने भी बताया कि बहुत दिन तक बुखार चल रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो दवाइयां हैं वो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पर असर नहीं कर रही या बहुत कम असर कर रही हैं। तो जब कम असर कर रही हैं तो उससे वो बीमारी से प्रभावित, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो इसके लिए एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए एफर्ट चल रहे हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को किस तरीके से रोका जाए। तो इसके लिए इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया गया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को दोबारा से डिस्कस करने की तो आई थिंक जरूरत नहीं है। ये एंटीबायोटिक दवाइयों पर हो सकता है, एंटीवायरल दवाइयों पर हो सकता है, एंटी मलेरियल दवाइयों पर हो सकता है। इसका कारण होता है ओवर कंजम्पशन, जब आवश्यकता ना हो तब आप उसको खा रहे हो, और उसका इरेगुलर यूज, ये दो बड़े कारण होते हैं जिसके कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसके लिए ये नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलेंस नेटवर्क बनाया गया है, जिससे इसके ऊपर और अध्ययन किया जाए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जो दवाइयों को निर्धारित करता है, उनके सेल को निर्धारित करता है, उसके अंदर बदलाव किए गए हैं। उसमें H1 शेड्यूल इंक्लूड किया गया है। और रेड लाइन कैंपेन, इसके लिए रेड लाइन कैंपेन चालू किया गया है। तो जिन दवाइयों पर ये रेड लाइन उपलब्ध होंगी वो बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के ना दी जाए। केरला और मध्य प्रदेश दो ऐसे प्रदेश हैं भारत के अंदर में जिन्होंने अपना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंट्रोल प्रोग्राम चालू किया है।
बाकी सब ये कुछ कहानियां हैं। पर आप लोगों को ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इन जनरल कम से कम पता होना चाहिए कि होता क्या है और इसके लिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो इसके लिए ये अवेयर ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं। एक्सेस एंटीबायोटिक में WHO के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं जो डेवलप किए गए हैं। तो इसमें अवेयर में नंबर 1 जो एंटीबायोटिक हैं उनको डिवाइड किया गया है। एक्सेस की फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन एंटीबायोटिक्स को अलग अलग किया गया है कि कौन से वाइडली एक्सेसिबल होने चाहिए। वॉच कैटेगरी, ऐसे कुछ बीमारियां या ऐसी कोई दवाइयां उन पर नजर रखना। और रिजर्व कैटेगरी कि कुछ ऐसी दवाइयों को केवल रिजर्व में रखा जाए कि जब बहुत ज्यादा कोई किसी से ठीक ना होता हो तभी उन दवाइयों को इस्तेमाल किया जाए। और एक और कैटेगरी इसमें बनाई गई है, फोर्थ कैटेगरी, जो कि डिस्करेज एंटीबायोटिक है कि ऐसे एंटीबायोटिक जो आज के समय में इरेशनल या कॉम्बिनेशन वाले एंटीबायोटिक, इनको डिस्करेज किया जा सके। एंटीबायोटिक्स का एनिमल फूड में भी रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए कि वहां पर भी इनका इस्तेमाल ना हो। एनिमल को भी जो है ठीक रखने के लिए उनका मिसयूज बड़े स्तर पर जानवरों के अंदर भी होता रहा है। अच्छा, दवाइयों की बात करें, इसके अलावा ये सब छोड़ते हैं, ठीक है। दवाइयों की बात करते हैं तो दवाइयों में मेडिकल डिवाइसेस को एज ड्रग्स क्वालिफाई कर दिया गया है। तो जो नियम, इसका एडवांटेज क्या होगा कि जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें अभी तक केवल दवाइयों को इंक्लूड किया गया था, जो गोलियां हम खाते हैं। परंतु जो मेडिकल डिवाइसेस हैं जैसे इंजेक्शन, सिरिंज और तमाम तरीके की मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, इनको उनके लिए कोई नियम नहीं था। वो उनको कंट्रोल करने का, उनको प्रोडक्शन का, उनको रेगुलेट करने का कोई सिस्टम हमारे पास नहीं था। तो वो एक चैलेंज था, उसको कंट्रोल करने के लिए, सही करने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में बदलाव किया गया है। और इसके द्वारा जो मेडिकल डिवाइस है, कैनुला है, इंजेक्शन है, ये सब डिवाइसेस को ड्रग की कैटेगरी में डाल दिया गया, जिससे कि उनकी क्वालिटी में एक मिनिमम सिक्योर वो किया जा सके सेटअप कि हाँ ये मिनिमम ये स्टैंडर्ड इनका रहना चाहिए। तो ये मेडिकल डिवाइस अमेंडमेंट रूल भी हैं इससे संबंधित, जिनके द्वारा मेडिकल मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस। अगर कोई मेडिकल डिवाइस बनाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। इसके अंदर में जैसे आईवी फ्लूइड, वैक्सीन, सीरम, ये सब इसमें कवर होंगे। इसके बाद है नेशनल असेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, ICMR के द्वारा मेडिकल डिवाइसेस और जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं, डायग्नोस्टिक किट्स समझते हैं सर, जिससे हम उसका पता लगाते हैं, जो बीमारियों को पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस के लिए जो किट इस्तेमाल होती हैं, डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उनका भी क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए सर। क्योंकि भाई अगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होंगे, किसी भी आदमी ने कुछ भी उल्टा सीधा बेच दिया, कोरोना की किट बना के आज भेज दो, तो क्या होगा? भाई जिसको कोरोना होगा वो भी पता नहीं चलेगा कि उसको कोरोना था कि नहीं था, वो कुछ भी आ जाएगा उससे। और हो सकता है वो ऐसे लोगों को पॉजिटिव कर दे जिनको कोरोना हो ना, और ऐसे लोगों को छोड़ दे जिनको कोरोना हो। तो ऐसे में गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। तो इसलिए डायग्नोस्टिक किट्स को भी मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में लेकर आना आवश्यक है। तो फर्स्ट इंडिया में ICMR ने इस तरीके का एक, और इससे संबंधित डायग्नोस्टिक किट से संबंधित, डायग्नोस्टिक्स के संबंधित एक असेंशियल डायग्नोस्टिक की लिस्ट भी ICMR बना रहा है। ठीक है, तो हम इनको एक ग्रुप करके फ्री
डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव में जोड़ सकते हैं कि जिनकी हमारे लिए आवश्यकता है। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक होने चाहिए? क्या ऐसे टेस्ट हो सकते हैं? ब्लड के कुछ टेस्ट ऐसे हो सकते हैं भाई, खासतौर में जैसे अनीमिया की बीमारी हमारे देश में है तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट इस लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। आज के समय में कोरोना बहुत फैला हुआ है तो कोरोना को इस लिस्ट में, मलेरिया की जांच के लिए मलेरिया का टेस्ट, टाइफाइड के लिए टाइफाइड का टेस्ट, ब्लड शुगर का टेस्ट जिससे ये पता चलते किसी व्यक्ति को ब्लड शुगर तो नहीं है। फिर जो तो इस प्रकार के कुछ असेंशियल टेस्ट की एक लिस्ट बनाई जाए जिनको हम दूर दराज के इलाकों में भी, गांव के क्षेत्रों में भी उपलब्ध करा सकें। तो ऐसा एक आइडिया बनाया गया है नेशनल असेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट का कि ये जो सुविधाएं हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूर दराज के इलाकों में भी उपलब्ध कराई जाए। यह खासतौर में हमारे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उन पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। नैनो फार्मास्यूटिकल, इस पर थोड़ी देर रुक कर बात करेंगे। सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं। व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? No, anyone? क्या होता सर, है? नैनो टेक्नोलॉजी वो है जो एटॉमिक लेवल पे वर्क करती है। इसके एग्जांपल हमें मतलब बहुत सी जगहों पे देखने को मिलते हैं। जो आपने वो बताया था ना कि वो कौन सी प्रिंटिंग बताई थी आपने, याद नहीं आ रही सर। क्वांटम नहीं, 3D। ये सर 3D प्रिंटिंग में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा है अब। एंड बहुत सी मूवीज में भी एग्जांपल देखने को मिलता है हमें नैनो टेक्नोलॉजी का। जैसे कि आपने वो अवेंजर्स बताई थी, उसमें एक आयरन मैन नाम का कैरेक्टर है। हाँ, उसका जो सूट, वो जब वो सूट अप होता है तो वो नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से वो यूज करते हुए होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत सी फील्ड्स में यूज की जा रही है। मेडिसिन फील्ड में भी की जा रही है, एंड स्पेस में भी की जा रही है, रिसर्च में भी की जा रही है, बहुत सी फील्ड्स में की जा रही है नैनो टेक्नोलॉजी यूज। बहुत अच्छा, शाबाश। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो का मतलब होता है 10 रेज टू पावर कितना? What is nano? 9 Minus 9 है सर। 9 10 रेज टू पावर -9 इज नैनो। तो जो नैनो लेवल होता है, जो माइक्रो से भी और छोटा होता है, नैनो लेवल पर एटम्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हम अभी तक जो सारी चीजें करते हैं वो माइक्रो लेवल तक कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। परंतु यदि मेरे को एक खास चीज बनानी है, कोई भी खास क्वालिटी बनानी है, तो नैनो स्केल पर अगर मैं मटेरियल की प्रॉपर्टी का अध्ययन करूं तो उस लेवल पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वहां पर जो फिजियोकेमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो काफी डिफरेंट हो जाती हैं और उनको इस्तेमाल किया जा सकता है इन वेरियस फील्ड। लगभग सभी साइंस के या नॉन साइंस के भी क्षेत्रों में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अभी बताया, स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं, दवाइयों के लिए मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। तो लगभग विज्ञान के जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर रोबोटिक्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है, जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस साइंस को, इस टेक्नोलॉजी को नैनो साइंस बोलते हैं। जब हम चीजों का अध्ययन, जैसे अभी हम चीजों का अध्ययन एक बड़े लेवल पर, मैक्रो लेवल पर करते हैं, परंतु अगर हम नैनो स्केल पर अध्ययन इनका करते हैं तो वहां पर हमें ये पता चलता है कि इनकी प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट और कई नई नई चीजें इसमें पता चलती हैं। जैसे कि एक, ये तो मैंने किसी टीवी में ही देखा, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह में, ध्यान ये नहीं कहाँ पर,
तो उसमें दिखाया गया एक ऐसी ड्रेस बनाई गई है, कैसे वो नैनो टेक्नोलॉजी से ही उन्होंने उस शर्ट या कपड़ा बनाया है। वो कपड़े में आप उसका रंग बदल सकते हैं अपने आप, एक बार मतलब जस्ट उसे किसी चीज से टच करना है तो आप उसका रंग बदल सकते हो। आपको आज हरे रंग की शर्ट पहननी है तो आप उस पर हरे रंग का वो बटन दबाओ तो हरी हो जाएगी। जैसा कलर आपको देखना है, मतलब जो कलर है वो चुन सकते हैं। दूसरी सर चीज, शायद ये मेरा इंडिया में दिखाई गई थी, हाँ एक कहीं इन्वेंटर था उसमें। किसी ने देखा था, हाँ शायद किसी ने देखी। फिर दूसरा, इनको उस कमीज को धोने की जरूरत नहीं है, उस कपड़े को धोने की जरूरत नहीं है, केवल झाड़ दो, सारी गंदगी अपने आप निकल जाएगी। वो गंदगी उससे चिपकेगी ही नहीं। उसको इस तरीके से बनाया गया है कि गंदगी जो मिट्टी है या और चीजें वो उसके ऊपर चिपकेंगी ही नहीं। मतलब जो जैसे उसके ऊपर कोई चीज ऐसी चिपकेगी, ऑयल या वो अपने आप उससे छूट जाएगी। तो उसे कुछ नहीं, अगर आप उसे थोड़ा सा झाड़ दोगे तो अपने आप सारी मिट्टी सब कुछ जो कुछ है वो हट जाएगा। तो जो कपड़े धोने का काम है वो भी उससे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं इस नैनो साइंस में। तो इसका इस्तेमाल आज के समय में अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें फार्मास्यूटिकल क्षेत्र भी एक है। दवाइयों का जो हमारा मेडिसिन है उसमें भी इस नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल हम फार्मेसी में या मेडिकल साइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या होता है? जितनी दवाइयां खाते हैं इनका एक पार्टिकुलर हाँ बहुत बढ़िया, पर्टिकुलर जो हम दवाइयां खाते हैं इनका एक खास तरीके का डिसएडवांटेज है। जब भी हम कोई दवाई गोली खाते हैं या इंजेक्शन लगता है उसमें एक खास खराबी है। क्या खराबी है वो? क्या खराबी होती है? सर हमें एक्चुअली जिस मेडिसिन की जरूरत होती है उससे ज्यादा होती है उस एक मेडिसिन के अंदर वो, मतलब लाइक जैसे हम ये पैरासीटामोल लेते हैं, हमें हेडेक के लिए लेना है तो वो फीवर पे भी काम करती है और बाकी चीजों पे भी काम करती है। तो एक मेडिसिन कई एक से ज्यादा चीजों के लिए बनी होती है नॉर्मली। चीजों से ज्यादा क्या होता है कि ये जो मेडिसिन होती हैं जो हम खाते हैं, ओरल खाते हैं। अब जैसे हमने कहा कि मान लीजिए आपकी आंख में इन्फेक्शन है या आपके पेट में इन्फेक्शन है, आपके शरीर पर कहीं कोई फोड़ा फुंसी हो गया है, तो आप क्या खाते हो? उसके लिए कहीं इन्फेक्शन हो गया है शरीर के एक हिस्से में, तो हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक दवाई खाते कि नहीं? अब ये जो एंटीबायोटिक दवा है हम खा क्यों रहे हैं? उस खास जगह पर हो रहे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। परंतु जैसे ही वो दवा हम खा लेते हैं वो क्या होगी? वो हमारे पूरे ब्लड में जाएगी, और जब वो पूरे ब्लड में जाएगी तो हर ऑर्गन तक पहुंचेगी। तो वो ब्रेन में भी जाएगी, हार्ट में भी जाएगी, किडनी में भी जाएगी, लीवर में भी जाएगी, शरीर के हर हिस्से में जाएगी। बट जरूरत कहाँ पर है उसकी? एक खास क्षेत्र में, एक खास पर्टिकुलर एरिया में ही उसकी जरूरत है, बाकी में उसकी जरूरत है ही नहीं। जैसे भाई मान लेते हैं ये इंसान है, यहाँ इसके इन्फेक्शन हो गया एक, मेरी उंगली में इन्फेक्शन हो गया। अब मैं गोली खाता हूँ, गोली खा के मेरी दवाई क्या होगी? सब जगह में, पूरे शरीर में, बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं यहाँ भी जाएगी, परंतु बॉडी के सारे ऑर्गन्स में पहुंचती है। अब इससे क्या होगा? इस पर्टिकुलर क्षेत्र को तो फायदा हो सकता है, परंतु बाकी सारे क्षेत्रों को क्या होगा? एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक दवाई तो नुकसानदेह दवाइयां होती हैं। एंटीवायरल, एंटी कैंसर दवाई तो और ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो वो दवाइयां हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती हैं। तो नंबर 1, इससे अदर हेल्दी ऑर्गन्स भी प्रभावित होते हैं उन दवाइयों को खाने से, नंबर 1। दूसरा, इस दवाई की जो क्वांटिटी है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी दवाई इस ऑर्गन पर कितनी पहुंचेगी? मान लो मैंने 500 ग्राम दवाई खाई, 500 मिलीग्राम दवाई खाई, तो जहां इन्फेक्शन है वहां कितनी पहुंचेगी?
20 मिलीग्राम ही, बहुत थोड़ा हिस्सा ही इसका एक मामूली हिस्सा यहाँ पहुंचेगा। बाकी सब जो दवाई है वो वेस्ट हो जाएगी। 480 मिलीग्राम दवाई किसी काम नहीं आएगी। तो जब हम दवाई ओरली इंजेक्टेबल तरीके से खाते हैं तो उनके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये लोकल ट्रीटमेंट एंड जनरल ट्रीटमेंट का हिस्सा होगा। तो आने वाले समय में जब ये अगर ये नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो हो सकता है हम ऐसा सिस्टम बना लें जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो। जिस जगह पर दवाई की जरूरत है वहीं दवाई दी जाए, बाकी जगह पर दवाई ना दी जाए। तो ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यहाँ पर हम इसे बना लें। इसके लिए कोई इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल अभी सिस्टम नहीं बने, पर ग्रेजुअली हम इस ओर डेवलप कर रहे हैं कि कैसे हम ऐसी ड्रग डिलीवरी बनाएं, ऐसे केमिकल्स बनाएं, प्रिसीजन टारगेटिंग करें जिससे कि हम उस स्पेसिफिक बीमारी को टारगेट कर सकें, दवाई की कीमत को कम कर सकें, अदर ऑर्गन्स को होने वाले जो साइड इफेक्ट हैं उनको कम किया जा सके। तो ये इस नैनो फार्मास्यूटिकल का उद्देश्य है कि जिससे कि क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी बनी रहे, जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल हो सके। तो ये सब करने का इसमें प्रस्ताव है। और ये जो नैनो मटेरियल्स होंगे जो इस्तेमाल होंगे वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक होंगे। 1 to 100 nanometer. 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meters. बाकी सब डिटेल्स है। नॉन बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस आने वाली जो टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी, इससे आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए जा सकते हैं, कई सारे बदलाव किए जा सकते हैं। भारत में इस काम को करने के लिए एक नैनो मिशन शुरू किया गया था, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किया गया था 2007 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो अभी बेसिक लेवल की रिसर्च को प्रमोट करना, इस फील्ड को आगे फर्दर एडवांस करना, ये इस मिशन का उद्देश्य है। आयुष कार्यक्रम हमने पहले बात कर लिया। तो आयुष क्या होता है? व्हाट इज आयुष? ट्रेडिशनल मेथड है ट्रीटमेंट करने का, आयुर्वेद, योगा, सिद्धा। What is Ayush? What Ayush stands for? Ayurveda. Ayurveda. Wise. यूनानी। योगा। Wise. योगा एंड नेचुरोपैथी। योगा, नेचुरोपैथी। पर आयुष, अभी आयुष में 2 बच गए। A for आयुर्वेदा, Y for योगा, U for यूनानी, S for होम्योपैथी और आयुर्वेदिक सर। सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसके अलावा इसमें नेचुरोपैथी एंड अदर जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये 5 जो है सीधे सीधे इसके अंदर है आयुष। इसके हर शब्द का एक मीनिंग है। S फॉर सिद्धा होता है, H फॉर होम्योपैथी, U फॉर यूनानी, Y फॉर योगा एंड A फॉर आयुर्वेदा। तो इन सब तरीके के जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस हैं और कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए आयुष मिनिस्ट्री लगातार अपना धीरे धीरे काम करती रहती है। सिद्धा का तो मतलब कभी जिक्र नहीं सुना है। सिद्धा एक मेडिकल ट्रीटमेंट, सिद्धा मेडिसिन फैसिलिटी वो होता है, एक सिस्टम है। हेलो सर, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आया था क्या? हाँ, मतलब उससे पहले आया था। इसके अलावा भी जैसे ये देखो सोवा रिगपा नेचुरोपैथी, ये भी इसमें ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है। सोवा रिगपा, ये भी याद कर लेना।
ठीक है, तो इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। WHO के साथ भी जुड़ के कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन में बदलाव प्रस्तावित है, मतलब कि इसको और प्रमोट किए जाने की आवश्यकता है। कुछ मेजर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। जो ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच कि एक पूरे व्यक्ति को होलिस्टिकली हम देखकर चलें, तो ऐसा ट्रीटमेंट अप्रोच लेने का इसमें प्रस्ताव है। साथ साथ नई दवाइयाँ डेवलप करना, इसमें जैसे और भी मेडिसिन के पंचकर्म हमने नहीं सीखा ना। देखो आयुर्वेदा भारत के अंदर में मौजूद है लंबे समय से। पंचकर्मा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थेरेपी का एक हिस्सा है जिसमें 5 प्रोसेसेस को माना जाता है कि कर्म इज टॉक्सिन्स, तो इनको 5 वो होते हैं। इसमें है वामन, विरेचमन, अस्थापन, अनुवासन और नयसम। ये इसमें कुछ पंचकर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कम से कम नाम जरूर पता होना चाहिए। फिर योगा तो सबको पता है। सिद्धा हमारे सेंट्स के द्वारा, सिद्धा सेंट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, और ये अपने एक अलग तरीके का सिस्टम है। यूनानी सिस्टम हमारे देश में अरब और पर्शियन लोगों के द्वारा लाया गया। जो जब हमारे देश में अरब से, पर्शिया से, अफगान से ये लोग आए शासन के लिए, तो उन्होंने साथ में अपने ये मेडिकल का एक सिस्टम, यूनानी सिस्टम लेकर आए। फिर है सोवा रिग्पा। ठीक है, तो जैसा सोवा रिग्पा है, इसके नाम से सजेस्ट होता है कि ये सिस्टम हमारे ट्रांस हिमालयन रीजन में, खासतौर में लद्दाख, लेह, तिब्बत, है ना, इन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता होगा। तो वहाँ इसका ये सिस्टम है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इस सोवा रिग्पा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। साथ के साथ ये और कुछ देशों में जैसे भूटान, मंगोलिया, रशिया में इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। फिर है एक नेचुरोपैथी जो है कि हम ड्रग लेस ट्रीटमेंट में, मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, सीमित जानकारी रखता हूँ, तो जो मुझे थोड़ा बहुत पता है तो, और जो यहाँ पे लिखा है वही आपको बता रहा हूँ। तो जो नेचुरोपैथी है, इसके अंदर में ड्रग लेस ट्रीटमेंट की बात होती है। ये सब जो क्या होते हैं, मसाज और तरह तरह के जो मसाज हैं, केरल में इसको लेके काफ़ी काम है। तो ऐसे नेचुरोपैथी के इलाज हैं। ड्रगलेस सिस्टम ऑफ हीलिंग। देन वी हैव होम्योपैथी। होम्योपैथी के फादर कौन है, किसने बनाया था ये? जर्मनी में क्या नाम है उनका, होम्योपैथी के फादर किसी को याद है? उनका नाम याद होगा, अजीब सा नाम है थोड़ा सा, तो सैमुअल हैनमैन। हाँ, हैनमैन, ठीक है, सैमुअल हैनमैन। तो ये होम्योपैथी का इन्होंने शुरुआत की, जिसकी अपनी जो कुछ थ्योरी है वो टॉक्सिन और अजीब सी थ्योरी है वो, ठीक है। तो वो होम्योपैथिक इलाज है, आप सबको आइडिया होगा। इसी से एक और जुड़ा हुआ वो है, इन्होंने अपना एक कॉन्फ्रेंस फॉर डायग्नोसिस एंड टर्मिनोलॉजीज इन आयुर्वेद, यूनानी एंड सिद्धा मेडिसिन में, आइकोस SD टस,
ये जो है आयुष मिनिस्ट्री और WHO के सहयोग से किया गया। और इसके अंदर में ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसमें बीमारियों को इस ICD-11 क्वालिफिकेशन में आइडेंटिफाई किया जाए और उसके जरिए से इस पे काम किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में करीब 16 देशों ने भाग लिया। ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है ऊपर इंटरनेशनल क्लास नहीं, इसमें नहीं, आईको एक्सक्यूज मी सर, आपने भी जो होम्योपैथी के फादर बताए थे वो एक बार रिपीट कर दें, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बताओ भाई दीपक, आपने बताया था ना शायद सैमुअल हैनन। ओके, मिल जाएंगे, बहुत फेमस है क्योंकि अपने आप में एक खास तरीके की पद्धति है, नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जुड़ी हुई है, उसमें 16 देशों ने भाग लिया। ठीक है, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, ये सब देशों ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जिसमें हमें बीमारियों को आइडेंटिफाई, ट्रेडिशनल मेडिसिन को क्लासिफाई करना, इसके लिए इसमें काम किया गया, इस पर चर्चा की गई। सर नेचुरोपैथी में आप ये फिलॉसफी के बेसिस पे ट्रीटमेंट किया जाता है क्या? ऐसा ही कुछ होता है, ठीक बात है। उसमें होलिस्टिकली बॉडी को देखा जाता है कि जो है पूरा शरीर एक है, तो हम बीमारियों को अलग अलग बांट के ना देखें, हम बीमारियों को एक साथ जोड़ के देखें। और ये सब ज़्यादातर मेडिसिन के सिस्टम जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, तो इसलिए वो जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने से निश्चित रूप से अगर जनरल हेल्थ अच्छी होती है तो बीमारियां कम होती हैं। तो इस तरीके का फर्क है। बाकी हमें इससे ज़्यादा जानने का वो नहीं है, एक हमारे देश का एक इनिशिएटिव है, तो हमें पता रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी की ओर। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी नाम की चीज क्या होती है? वैक्सीन को खास तौर लेकर में अभी के समय में बहुत ज्यादा देखने को मिली है। वैक्सीन को लेकर सर ये मिथ सोचने लोगों के मन में कि वैक्सीन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा। तो वैक्सीन को लेके जो मन में शंकाएं, डर, ठीक है, वो जो बने रहते हैं, उनको वैक्सीन हेजिटेंसी, जिसके कारण लोग वैक्सीन लेने से जो है बचते हैं। तो वैक्सीन हेजिटेंसी के क्या क्या कारण होंगे? आपकी समझ से कोई वैक्सीन क्यों नहीं लगाना चाहेगा? सर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस, या फिर ठीक है, प्रमोशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। प्रमोशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी किसी कारण से दी जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है। और मिस इन्फॉर्मेशन हो गया, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो गया। हाँ, साइड इफेक्ट वो हेजिटेट करते हैं। क्या करते हैं? साइड इफेक्ट को देख के भी लोग करते हैं, साइड मतलब इफेक्ट, हेजिटेट। यस, करेक्ट। कॉस्ट भी एक फैक्टर हो सकती है, क्योंकि जेब से पैसे देने पड़ेंगे। अगर सरकार फ्री में ना लगा रही हो तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर कोरोना की वैक्सीन सरकार ना लगा के लोगों को खुद लगानी पड़ती तो क्या सभी लोग लगवाते? शायद काफी लोग नहीं भी लगवाते। नहीं लगवाते। तो कॉस्ट भी एक कारण हो सकती है। और क्या कारण हो सकते हैं? जैसे मैं अपनी तरफ से एक कारण बताऊं वैक्सीन का, वैक्सीन की हेजिटेंसी का, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन आर इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन होते हैं। जैसे हमें गोली खाने से डर नहीं लगता, ज्यादातर बच्चों को जैसे ही वैक्सीन की बात करो तुरंत ये बोलते हैं हमने नहीं लगवाना है। क्यों नहीं लगवाना है? क्योंकि उनको इंजेक्शन से एक डर लगता है, इंजेक्शन का एक डर है, सबको होता है, सभी को, हम सबको होगा ना थोड़ा बहुत डर
कि इंजेक्शन लगेगा। तो शायद मेरे को Yes, लगता sir. है कि ये भी कारण हो सकता है, मतलब ये कारण है निश्चित रूप से कि जो है इंजेक्शंस लगते हैं तो उससे भी डर लगता है इंजेक्शन। दूसरा कारण जैसा मैं देख पाता हूँ कि एक और कारण है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन में और ड्रग में क्या अंतर होता है। So वैक्सीन में हमें डेड वैक्सीन फॉर्म में ही वही वायरस दिया जाता है। नहीं मतलब उसमें नहीं, उसके अलावा जैसे मैं एक तरीके एक खास चीज देखता हूँ कि वैक्सीन आदमी को तब दी जाती है जब वो हेल्दी होता है, हाँ, ठीक है, जब उसको जरूरत इमीडिएट जरूरत नहीं होती। ड्रग आदमी को तब दी जाती है, वो मान लो एक इंजेक्शन से दवाई भी दी जा रही हो, वो तब दी जाती है जब वो अनहेल्दी होता है और उसको जरूरत होती है, मतलब वो परेशान होता है, उसे कोई चीज दी जाए। तो मुझे लग रहा है ये भी एक कारण है क्योंकि वो पूरी तरह से हेल्दी है, तो वो डाउटफुल है यार मैं क्यों इंजेक्शन लगवाऊं अपने, कहीं मतलब मैं अच्छा खासा हूँ कुछ और हो गया तो ये कुछ कारण भी इसमें रहते हैं कि हेल्दी है, वो अपने हेल्थ के स्टेटस को बनाए रखना चाहता है, और यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस और मिस इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा रोल प्ले करती है कि एक तो आप करना नहीं चाहते हो, इट्स समथिंग लाइक जैसे कि आप भाई पढ़ना नहीं चाहते, मतलब कोई भी हर कोई पढ़ने से बचना चाहेगा, और साथ साथ कुछ एडिशनल मिस इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि भाई स्कूल जाओगे तो स्कूल में ऐसे ऐसे करके बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारी लड़कियां जो है स्कूलों की एजुकेशन इसीलिए छोड़ देती हैं, क्योंकि जैसे कुछ कहा जाता है कि अरे लड़की है घर से बाहर जाएगी परेशान होंगी, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो एक तो लड़की वैसे भी मतलब ऐसे भी बच्चा है, कोई भी बच्चा नहीं जाना चाहेगा कि मैं पढ़ने जाऊं, कौन जाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि चलो यार आराम करते हैं सोते हैं। तो एक तो हम अपने से नहीं जाना चाहते, ऊपर से जो है कुछ इस तरीके की कहानियां सुनने को मिल जाती हैं, तो हमें और अच्छा लगता है कि चलो ठीक है फिर तो बढ़िया है, इसलिए नहीं जाते। तो वैक्सीन का ऐसा ही संबंध है जैसा एजुकेशन का संबंध हमारे साथ है। वैक्सीन जैसे एजुकेशन हमारे जीवन के लिए एक वैक्सीन ही है, परंतु वैक्सीन के प्रति हम लोग बहुत घबराए घबराए रहते हैं। जब तक कोई कोई जोर जबरदस्ती ना करे, पिताजी माताजी मार पीट के ना बिठाएं, डराएं नहीं लोग, तब तक आप जो है हम उसे करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब हम एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं तब हमें एजुकेशन का खास एहसास होता नहीं है, जरूरत होती नहीं है हमें एजुकेशन की, होती है क्या? नहीं सर, नहीं होता। ज्यादातर जैसे ना जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग हमेशा इस बात को, पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे होंगे, वो आप देखना एक एज के बाद बड़ा दुखी होते हैं, 30 साल 35 साल, अरे हम पढ़ लिए होते, हमारे माँ बाप ने भी हमें पढ़ा दिया होता तो हमारा जीवन अच्छा होता, हमने उस समय ऐसा कर लिया होता तो वो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि वैक्सीन ये इसी तरीके से होता है ना, एजुकेशन का सिस्टम भी ऐसा ही है। क्योंकि जब आप 15 साल के होते हो, 18 साल के होते हो, 20 साल के होते हो, तब आपकी जरूरतें अपने आप पूरी हो रही होती है, माँ बाप पूरी कर रहे होते हैं, कोई समस्या नहीं होती, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है आप अपने माता पिताजी के पास पहुंच जाते हो कि पापा ये चीज चाहिए, हमें ये दो, हमें ये चीज चाहिए। तो हमारे को अपने कोई वो नहीं होती, हमारी अगर कोई समस्या आएगी हमें पता है कि हमारे पिताजी हैं माताजी हैं घर के लोग हैं, हम उनको दे देंगे, वो जाने। बच्चे हमारे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो क्या करेंगे, तुरंत आके पापा हमारे को ये कहा गया है, अच्छा ये चाहिए हमें, बीमार पड़ गए तो ये इलाज कराएंगे, खाना है तो ये अरेंज करेंगे। परंतु जब आप खुद बड़े हो जाते हो तब एहसास होता है कि यार ये चीज हमारे पास होती है। ऐसे ही मेरे ख्याल से वैक्सीन का और हमारा संबंध है कि वैक्सीन से हमारे को यही डर लगता है कि अरे क्या फायदा है इससे, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ फायदा नहीं होता, कोरोना से क्या होगा, कोरोना तो फालतू की बातें हैं। तो शायद ऐसा कुछ संबंध है और इसको भी लोगों को समझाया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताया जाना चाहिए कि क्या क्या प्रभाव हो सकता है। और वैक्सीन हेजिटेंसी कई क्षेत्रों में रहती है,
कभी कभी कुछ एंटी वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए गए। जैसे पोलियो की हम बात कर रहे थे, तो पोलियो के खिलाफ जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान में कई बार लोगों के अंदर में ऐसे आइडियाज डाले गए कि ये पोलियो की दवाई पीने से जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब क्या, फर्टिलिटी पावर खत्म हो जाएगी, बच्चे नहीं होंगे, इसलिए ये धोखे से पिलाई जा रही है। तो एंटी वैक्सीनेशन कैंपेन होते हैं, वैक्सीन से जुड़ी हुई बीमारियों के रिस्क होते हैं, कभी कभी धार्मिक विश्वास होते हैं, माता पिता की कंसेंट होती है। ये सब कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है बढ़ा भी है थोड़ा बहुत। तो इसको बढ़ाए जाने के लिए लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो अभी आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछो। एनी क्वेश्चन? सर ये मेरा थोड़ा डाउट रह रहा था कि जैसे ये HIV एड्स होता है तो ये तो कम्युनिकेबल नहीं है, बट अगर ब्लड ट्रांसफर हो जाए तो हो सकता है दूसरे को भी। क्या ये मॉस्किटो के थ्रू भी हो सकता है क्या, हेल्दी से अनहेल्दी पर्सन में? नहीं, नहीं, HIV का मॉस्किटो से ट्रांसमिशन नहीं मिला है। ब्लड तक तो कांटेक्ट में आता ही है ना, ब्लड को तो काटता है, ब्लड के कांटेक्ट में आने से की बात नहीं है, खाली ब्लड के आने से नहीं होता। ऐसा होता है कि जैसे मॉस्किटो है तो देयर इज अ गैप। ऐसा होता है मॉस्किटो जब काटता है तो उसके बाद वो कुछ देर रहेगा ब्लड के अंदर में, तो जब तक वो वहां रहेगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मॉस्किटो में ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा। मॉस्किटो में अपना कोई सिस्टम होगा जिसके कारण वो वहां पर ग्रो नहीं करेगा, उसके अंदर वो ग्रो नहीं करेगा। जब ग्रो नहीं करेगा तो वो आगे नहीं फैलेगा, तो इसके कारण वो ट्रांसमिट नहीं होता है। जरूरी नहीं कि सर ब्लेड, हाँ कैसे? जैसे ब्लेड को अवॉइड करते हैं ना, ब्लेड को अवॉइड करने में भी, उसमें भी नहीं होता है। नाई से भी HIV इन्फेक्शन नहीं होता है। कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन एक होता है हेपेटाइटिस B। बाकी रेयर केसेस में मेडिकल साइंस में कुछ भी हो सकता है, परंतु कॉमन ट्रांसमिशन का माध्यम नहीं है। इवन ब्लड भी, जब ब्लड थोक में ट्रांसफ्यूज किया जाता है तभी HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। जब बड़े, मतलब पूरा का पूरा ब्लड को बड़ी संख्या में, जैसे अगर हमने ब्लेड से या जो मच्छर के काटने से ब्लड आएगा वो बहुत सीमित होगा, परंतु जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके अंदर करीब 400-500 ml ब्लड दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, तब ये हो सकता है। ओके सर। हर एक वायरस बैक्टीरिया की ना अपनी एक प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि हर वायरस बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट कर ही देगा। हमारे को जितने वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं वो बहुत कम है। हमारे आसपास अगर सभी बैक्टीरिया वायरस को देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया हैं। करोड़ों तो ज्यादा नंबर है, और बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स या लैक्स में भी होंगे। जैसे प्लांट्स के अपने वायरस हैं, जानवरों के अपने वायरस हैं, इंसेक्ट्स में अपने कुछ तरीके के होंगे। तो सबके अपने अपने तरीके के इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, इंसानों के अपने हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि सभी जो इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं वो क्रॉस वो कर दें। हर एक की अपनी सूटेबिलिटी है कि कौन सा वायरस किस जीव में सरवाइव कर सकता है, किस में वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो जैसे प्लांट में होने वाले वायरस हमें आमतौर पे इंसानों को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? सर ये जो टाइफाइड था, ये इसका भी ट्यूबरकुलोसिस से कहीं लिंकेड है क्या? जनरल हेल्थ से लिंकेज है, टीबी से नहीं। अगर जनरल हेल्थ पुअर होगी तो टाइफाइड जो होता है वो ज्यादा सीरियस हो जाता है, या इसके उल्टा भी होता है। कई केसेस में ऐसे देखा गया है, जैसे लॉन्ग टाइम से अब 15 डेज फीवर कंटिन्यू चल रहा है,
तो फिर वो कन्वर्ट टू ट्यूबरकुलोसिस धीरे धीरे। उसका एक कारण ये भी होता है, ऐसा भी है कि देखो दो कारण है। अगर टाइफाइड को मैं मेडिकली बात करूं तो टाइफाइड एक लॉन्ग टर्म फीवर है, लंबे समय चलने वाला बुखार है और लिटिल डिफिकल्ट टू डायग्नोज है। मेरी राइटिंग मत करवाएगी, ठीक है। तो ये मुश्किल है थोड़ा सा इसे पहचानने में, इसका डायग्नोसिस मुश्किल है। और एक और इसमें चैलेंज होता है, टाइफाइड जो है ना, इसका जो टेस्ट है वो प्रिसाइज टेस्ट नहीं है। इसका टेस्ट ना ओवरलैपिंग टाइप का टेस्ट होता है। मतलब अच्छे खासे आदमी को भी अगर उसको फीवर है और टाइफाइड नहीं है तब भी वो 50% पॉजिटिव टाइप का आ जाता है, और कभी कभी होता है तब भी वो पॉजिटिव नहीं आता। तो ऐसा टेस्ट है कि जो बहुत प्रिसाइज, बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है जो टाइफाइड के लिए टेस्ट किया जाता है। तो वो कभी कभी नॉर्मल आदमियों में भी ठीक वो आ जाता है। अब क्या है, डॉक्टर लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं कई सारे फीवर, जैसे टीबी जो फीवर है, टीबी का भी यही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम टीबी की भी है। टीबी भी लॉन्ग टर्म फीवर है, डायग्नोसिस इसका मुश्किल है इसका भी। तो ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं, और ऐसे में अगर हमने टाइफाइड टेस्ट किया तो हो सकता है वो भी पॉजिटिव आ जाए। तो जो टाइफाइड का टेस्ट विडाल टेस्ट होता है बेसिकली इसके लिए, वो विडाल टेस्ट बहुत प्रिसाइज नहीं है, उसमें फॉल्स पॉजिटिव बहुत होते हैं। तो वो भी एक कारण होता है कि कभी कभी डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे एक्सपर्ट क्लिनिशियन नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे कि टाइफाइड विडाल टेस्ट कराया, विडाल टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो वो टाइफाइड मान के उसको ट्रीट कर देते हैं, करते रहते हैं, परंतु वो टाइफाइड होता ही नहीं है, वो होता कुछ और है। कभी कभी ये भी होता है कि ये टाइफाइड जो है दूसरे इन्फेक्शन के साथ अकर भी कर जाता है, ये भी चैलेंज है। तो टाइफाइड का डायग्नोसिस और टीबी का डायग्नोसिस, ये दोनों बीमारी ऐसी हैं जिनका डायग्नोसिस डॉक्टर्स के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। इसलिए ये भी आप जो पिक्चर बता रहे हो उसका वो कारण होता है। लेकिन सर केवल फीवर से ही थोड़ा टीबी हो जाएगा सर, 2-3 सिम्टम बिल्कुल और भी तो उसका रहता है, जो खांसी वगैरह भी होता है और सब। खांसी टाइफाइड में नहीं होती है, खांसी नहीं होती। टिपिकल टाइफाइड में खांसी नहीं होनी चाहिए। सर टाइफाइड और जो उसमें टीबी में तो बिल्कुल कहीं वो तो दिख नहीं रहा है सर, इंटरलिंक ना, बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। दोनों में केवल फीवर आता है, दोनों में ही केवल फीवर आता है और कुछ नहीं आता। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छे डॉक्टर के लिए भी चैलेंज है। अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी उसको क्लिनिकली जज नहीं कर पाएगा। उसके सिम्टम्स इतने सिंपल है क्योंकि बहुत धीरे धीरे होते, बस फीवर आता है, फीवर आएगा, तो उसको डायग्नोस करना आसान नहीं होता। ठीक है, चलो। तो फिर हम कल ऐसा करेंगे, कल हम यहाँ से फूड का वाला चैप्टर शुरू करेंगे, फूड एंड हेल्थ, और उम्मीद करते हैं कि हफ्ते भर में हम इसको खत्म कर लें। उसके बाद हम अपना पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो तो ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।